सभी बच्चे आ जाएं। आने के साथ ही एक बार ये भी बता दें, क्या सभी को आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस बात को आप लोगों ने अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो जो सेशन है उस सेशन पर चलें। तो एक बार बता दें सभी बच्चे, क्या आवाज़ आ रही है? जो भी बच्चे जुड़े हैं एक बार बता दें, क्या आवाज़ आ रही है? चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँ, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जो आप लोग देखेंगे, हमने कल जो बातचीत की थी वो थी शब्द रचना। क्या बातचीत की थी? शब्द रचना। और ये शब्द रचना जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने क्या किया था? शब्द रचना की थी। और शब्द रचना में हमने शब्द के भेद किए थे और भेद में 5 चीज़ें सीखी थी। कितनी चीज़ें सीखी थी? 5। हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़े, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। हमने अर्थ के आधार पर पढ़ा था, रचना के आधार पर पढ़ा था और शंकर शब्द की बातचीत भी की थी। तो ये जब चीज़ें हमने पढ़ ली थी, ये कल वाले लेक्चर में भी थी, आज जो है वहाँ से आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग आएंगे तो काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे कि जो चीज़ें हैं किस तरह आगे बढ़ेगी आज की। तो सभी बच्चे आराम से देखेंगे। हमने जो बातचीत की थी शब्द, पद, वर्ण, इन चीज़ों पर डिस्कस की थी। और शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के भेद की बातचीत हम पहले कर चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर। दोबारा से रिवीजन कीजिएगा मेरे साथ। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। वास्तविक तौर पर ये आपको 4 देखने को मिलते हैं। एक अनौपचारिक तौर पर एक अन्य भेद रहता है, उसको हम नहीं करते हैं। आपको 4 ही यहाँ क्या करना है, याद रखने हैं। आगे चलेंगे तो आगे जो है इनके फिर डिवीजन करके रखे। हमने कल 2 कर लिए थे। कितने किए थे? 2 कर लिए थे, उत्पत्ति के आधार पर और साथ में रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जब हमने बातचीत की थी तो हमने ये बात जरूर सीखी थी, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उनके भेद कितने हैं, उनके भेद हमने 5 कर लिए थे। कल वाले लेक्चर में भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था मैंने, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आप रिविजन करते हुए आगे बढ़ेंगे कि तत्सम, तद्भव या देशज, विदेशज किसे कहते हैं या शंकर शब्द किसे कहेंगे। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको समझने का प्रयास किया था। अगर अब हम आगे चलेंगे तो आगे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी आप इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाइएगा। ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, उसके बाद रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ हमने काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो बातें थी की थी। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ध्यान से सुनना, निम्न में से थोड़ा सा समझिएगा। निम्न में से कौन सा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। ऑप्शन ए में मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति के निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है? ए में लिख रहा हूं तत्सम, बी में लिख रहा हूं संकर, सी में मैं लिख रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तद्भव,
और डी जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में लिख रहा हूँ मैं, इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा। रूल। अब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है? इसका सही आंसर रूढ़ होगा। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर तत्सम भी है, तद्भव भी है, शंकर भी है, और रूढ़ शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पर ना होकर रचना के आधार पर है। एक क्वेश्चन और लीजिए, फिर जो है सीधे टॉपिक पर चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से प्रयास करना है। निम्न में से कौन सा रचना के आधार, एक मिनट ना, थोड़ा सा कहीं गलती हो गई, इसको मुझे इस साइड लाने दो पहले, ठीक है, फिर क्वेश्चन लिखकर ऊपर ले जाऊंगा। निम्न में से कौन सा थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा यार, एक मिनट रुकना, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है? ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए में देखिए, तत्सम, बी में देखिए तद्भव, सी में देखिए शंकर, डी देखिए उपर्युक्त सभी। अब बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा सही रूप है, कौन सा सही रूप है। मीन्स ये सारे के सारे क्या है, उत्पत्ति के आधार पर क्या है, सारे के सारे जो ऑप्शन थे वो क्या है, उत्पत्ति सारे के सारे क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है। किसके भेद है? शब्द के भेद है, शब्द के भेद है। इस बात को अच्छे से समझ लेना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, जो आपको मैंने बताए 5 है। उनमें से ये जो ऑप्शन में दिए थे वो सारे के सारे। एक क्वेश्चन और लेकर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है, क्यों इम्पोर्टेंट है। रचना के आधार, थोड़ा सा समझिएगा, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा।
ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आंसर यहाँ पर रहेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही आंसर जो है 3 आपका सही आंसर है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि रचना के आधार पर आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 3 है। यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्वेश्चन के तौर पर इसको ध्यान रखिएगा। रूढ़, यौगिक और साथ में योग रूढ़। तो ये कुछ एक जो क्वेश्चन थे मैंने आपके साथ किए। अब चलिए जो नेक्स्ट बातचीत है उस पर चलते हैं और उस बातचीत को आप अच्छे से समझिएगा। इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट के साथ साथ ही ये हमने बातचीत की आपके सामने, ये जो PDF है वो आप देख पा रहे हैं। रूढ़ की बातचीत की, यौगिक की बातचीत की, कुछ एक शब्दों का कल हमने जिक्र किया था। आज जो है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद करेंगे और बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से समझना है। यहाँ पर भी 2 चीज़ें जरूर देखने को मिलती है कि जो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद है, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। कई बार जो यहाँ पर भेद लिखे हुए हैं ऑप्शन में नहीं रहते, तो आपको थोड़ा सा ऑल्टरनेट होकर सोचना पड़ता है। नंबर 1 पे देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? एकार्थी है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची और विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो पहले तो यही आप लोगों को मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा कि एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीत, तो इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। अर्थ के आधार पर हम किसकी बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। जो अर्थ के आधार पर, ध्यान से देखिएगा, अर्थ के आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर ये बातचीत हम कर रहे हैं। अर्थ के आधार पर ये बातचीत हुई। अर्थ के आधार पर जब आप बातचीत करेंगे तो इस बात को नोट डाउन करना कि जो शब्द है, शब्द के अर्थ के आधार पर जो भेद है वो कितने हैं? थोड़ा सा समझिएगा। 4 है। कितने हैं? 4 है। और उन भेद को आप लोगों ने याद रखना। कितने हैं? 4। थोड़ा सा समझिएगा, कितने हैं? 4 है। ये 4 है। पर अगर कई बार ऑप्शन में ये 4 ना हो तो उस दौरान आप 2 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 भी कर सकते हैं। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखना, ऑप्शन के अनुसार चलना। अब जो ये भेद है इसमें पहला देखिए, एकार्थी। क्या आएगा? एकार्थी। दूसरा अनेकार्थी। तीसरा विलोम। चौथा पर्यायवाची।
ये जो कैटेगरी है आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके आधार पर शब्द के अर्थ के आधार पर नोट डाउन कीजिएगा, शब्द के अर्थ के आधार पर कितने भेद? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ सीखने को मिल रही है कि जो हमने शब्द पढ़े उन शब्दों के अर्थ के आधार पर भी भेद है। और अर्थ के आधार पर कितने भेद मैंने बताए? 4, 1, 2, 3 और साथ में 4। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, ये आपने सीख लिया। जब आप ये सीख बैठे तो आगे देखिए, यहाँ पर जब आप बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले बुकिश नॉलेज जो है उसके गो थ्रू करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि वास्तविक तौर पर एकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है। एकार्थी शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका एक ही अर्थ होता है, मीन्स एक अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि सेब का एक ही अर्थ होगा, हाथ का एक ही अर्थ होगा, पर्वत का एक ही अर्थ होता है। तो कुछ एक एग्जाम्पल आपके सामने रखे। अनेकार्थी का मतलब ये हुआ कि कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं कि उसके कई अर्थ निकलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कर। तो कर के 2 मीनिंग रहते हैं, एक हाथ होता है, एक टेक्स्ट होता है, तो इनको अनेकार्थी शब्द कह सकते हैं। कल, तो एक कल तो जो है बीता हुआ कहते हैं, मतलब आने वाला कल या बीत गया कल, 2 मीनिंग रह रहे। कल मीन्स कल वाला या पिछला कल, इससे हमें डिफाइन नहीं हो रहा है। दूसरा कल का मतलब होता है मशीन। कनक, कनक का मतलब एक गेहूं होता है, दूसरा सोना होता है और तीसरा धंतूरा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे शब्द जो अनेक मीनिंग दे उनको हम अनेकार्थी कहेंगे। काफ़ी सिंपल है। उसका पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची लगभग एक समान, पूरे नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर कि हाँ सेम सेम बिल्कुल डिट्टो, नहीं, लगभग नियर बाई, लगभग एक समान अर्थ रखने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कई बार। इसमें जैसे मनुष्य के कुछ एक पर्यायवाची देख के रखे, मानव, आदमी, इंसान, आप सभी को पता है। सूर्य के सूरज, रवि, दिनकर देख के रखा है। पहाड़ का पर्वत, नग, गिरी दे के रखा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विपरीत शब्द या विलोम शब्द जो होते हैं किसी शब्द का उल्टा, या इसी को विलोम कहते हैं, इसी को विपरीत कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक विपरीत शब्द दे के रखे हैं जो आपको समझने हैं। जैसे काला का सफेद, सच का झूठ, शुभ का शुभ, विष का अमृत, देवता का राक्षस, उदय का अस्त, ये कुछ एक शब्द आपके सामने दे के रखे हैं। तो ये हो गया आपके पास जो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर कितने? 4, उत्पत्ति के आधार पर 4, रचना के आधार पर 3। तो राइट डाउन कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का रहता है, जब आप एग्जाम देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ये एक जो पार्ट है ये हेल्प करेगा। उसके बाद जो ये लास्ट वन है जो शब्द के भेद में है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रयोग के आधार पर 2 है, रचना के आधार पर 3। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। रचना 3, अर्थ 4, उत्पत्ति जो है वास्तविक तौर पर 4 है, कुल 5 होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना, मैंने पहले ही बताया था। उत्पत्ति के आधार पर कुल जो है 5, वास्तविक तौर पर या मूल रूप से कितने थे? 3 हुआ करते थे, बाद में एक एड ऑन हुआ है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। आगे जो ध्यान से देखेंगे, विकारी शब्द जो होते हैं इनमें क्या होता है कि जिनका लिंग, वचन और कारक बदल जाए, इनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो थोड़ा सा अविकारी जिसका नहीं बदलता है। तो यहाँ पर मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि प्रयोग के आधार पर, जो प्रयोग की बातचीत कर रहे हैं हम, तो प्रयोग के आधार पर जो हमारे पास, प्रयोग के आधार पर थोड़ा सा समझिएगा। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नंबर 1 देखिए, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 कितने हैं? तो हमने पढ़ा 2। पहले तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, कितने हैं ये, इनकी संख्या आपको जो देखने को मिलेगी 2 देखने को मिलेगी। कितने? 2। इसको गोला कीजिएगा। अब 2 है तो कौन कौन सी? एक है विकारी और दूसरा है अविकारी।
विकारी और अविकारी। तो ये जब आप पढ़ रहे हैं, ये किसके आधार पर बातचीत कर रहे हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। प्रयोग के आधार पर, फिर मैं आपको बार बार ये क्यों जोर दे रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा, इस शब्द को ध्यान से देखिएगा और यहां पर इसको पकड़िएगा। प्रयोग के आधार पर बातचीत की जा रही है और फिर हमारे पास क्या आ रहा है? विकारी आ रहा है और अविकारी आ रहा है। विकारी और अविकारी आ रहा है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है। अब थोड़ा सा विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा। जो प्रयोग के आधार पर आप देख रहे हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जो देख रहे हैं आप, शब्द भेद, तो उनको थोड़ा गौर से देखिएगा। गौर से क्यों देखिएगा? इंपॉर्टेंट है। पढ़े अभी तक तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आज अच्छे से पढ़िएगा। तो जब आप ये बातचीत देख रहे हैं मेरे साथ, तो हमने पहला देखा विकारी। कौन सा? विकारी को कैसे लिखते हैं? इस तरह वी, उसको छोटे ई की मात्रा, का और री और बड़ी ई की मात्रा आपको देखने को मिलती है। उसका उल्टा विलोम शब्द में इसको कंसीडर कीजिएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अविकारी। क्या लिख रहा हूँ? अविकारी। और अविकारी भी आपके सामने है। अविकारी को कैसे लिखते हैं वो भी ध्यान रखिएगा। और ये आपस में क्या है? ये आपस में विलोम है। क्या है? विलोम है। अगर मैं आपसे बातचीत करूँ तो थोड़े टाइम पहले हमने देखा कि विलोम जो होता है वो अर्थ के आधार पर शब्द का भेद है। अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा हमने, तो उसको भी याद रखिएगा। कहीं विलोम शब्द आ रहा है तो सोचिए कि शब्दों की किस कैटेगरी में इसको रखें, तो इसको हम अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर शब्दों के जो भेद है उसमें रखते हैं, उसमें फिट करते हैं। ये तो हो गया विकारी और अविकारी प्रयोग के आधार पर। अब इनका वन बाय वन क्या करते हैं? चीर फाड़ करते हैं। देखिए विकारी शब्द क्या होता है आखिरकार, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विकारी शब्द, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझाइएगा, इंपॉर्टेंट है। बार बार सुनिएगा। क्या सुनिएगा? बार बार सुनिएगा। ये जो विकारी शब्द है, कलर कोई और लेना था, कोई और आ गया, एक मिनट, इसको लेते हैं, ठीक है, फिर ब्लैक पे ही अच्छा रहेगा। जो विकारी शब्द है, विकारी शब्द होता क्या है आखिर? आप इसे क्यों पढ़ें और पढ़ें तो याद कैसे रखें? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि विकारी शब्द वो शब्द होते हैं। विकारी शब्द की बातचीत कर रहे हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा। ये जो विकारी शब्द है इसकी हम बातचीत कर रहे हैं। विकारी शब्द वो शब्द होता है जिसका लिंग, देखिएगा, लिंग, लिंग के बाद वचन, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं क्योंकि अच्छा लगे आपको, और कारक, लिंग वचन कारक। और अब जब आप ये पढ़ रहे हैं तो यहां पर एक चीज और मैं इंटरलिंक करने वाला हूं। लिंग वचन कारक के आधार पर अगर परिवर्तन हो जाए किसी शब्द में, क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। फिर ध्यान से सुनिए कि एक ऐसा शब्द जिसका लिंग बदल जाए, लिंग के साथ साथ ही उसका वचन बदल जाए, इसके अलावा कारक बदल जाए, हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम विकारी शब्द कहेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बार बार अपने वॉशरूम में, अपने स्टडी रूम में, अपने किचन में इसकी पोस्ट लगाकर आप बार बार रोज इसको देख सकते हैं। इससे आपको चीज़ें याद करने में हेल्प मिलेगी। अब जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी बात सुनिएगा। जो आप लिंग पढ़ते हैं तो लिंग में हम क्या करते हैं? लिंग में तो हम मेल फीमेल पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं? लिंग में हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, पुल्लिंग पढ़ते हैं। साथ में इसका ऑपोजिट जो स्त्रीलिंग रहता है। वचन में हम एक वचन पढ़ते हैं और साथ में बहुवचन पढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। और कारक में हम विभक्ति पढ़ते हैं। हम विभक्ति पढ़ेंगे कारक में, काफी डिटेल में विभक्ति पढ़ेंगे। अब जो कुछ एक शब्द, जब हम विकारी शब्द की बातचीत करें
तो विकारी शब्द में जब आप देखेंगे चेक कैसे करेंगे, तो विकारी शब्द जो होंगे जब उनको आप चेक करेंगे तो चेक करते वक्त आप लोगों को कुछ एक चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। उसका चेक कीजिए, लिंग तो नहीं बदल रहा है। अगर लिंग बदल रहा है तो इसका मतलब विकारी शब्द होगा। दूसरा देखिए, वचन बदल रहा है तो भी क्या होगा, वो विकारी शब्द होगा। इन दो ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन अगर स्वीट बैठ रहा है, ठीक बैठ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम विकारी शब्द कहेंगे। कोई एक शब्द आपके सामने आ रहा है, ट्राई कीजिए क्या उसका लिंग बदल सकता है, ट्राई कीजिए क्या उसका एक वचन बहुवचन, मतलब एक वचन है तो बहुवचन और बहुवचन है तो एक वचन बन सकता है कि नहीं। ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ, वो क्या होगा, विकारी शब्द होगा। क्या होगा, विकारी शब्द होगा। ये तो आपने पढ़ लिया, पर फिर भी अगर आप लोगों को मान लो एक वचन बहुवचन बनाना नहीं आता है, एक वचन बहुवचन बनाना नहीं आता है, तो कैसे आप विकारी शब्द को पहचानेंगे। ना ही आपको वचन आते हैं, ना ही आपको लिंग आते हैं, ना ही आप कारक के बारे में अवगत हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक की हैं उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है मान लो, तो फिर उसके पास आप उसके अलावा आप कैसे जानें कि ये विकारी शब्द है या मतलब हम अविकारी शब्द रखेंगे। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों को विकारी जो शब्द होते हैं, विकारी शब्द में क्या क्या आता है। अब आप बोलेंगे हमने ये भी नहीं पढ़ा है, पर नहीं पढ़ा है तो जब हम इसको गो थ्रू करेंगे तो उस वक्त आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा विकारी शब्द में क्या क्या आता है। तो ध्यान से देखिएगा, संज्ञा। अब मुझे एक बात बताओ, संज्ञा का तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। संज्ञा का आप लोगों को पता होगा संज्ञा क्या होती है। अगर अभी नहीं भी पता है तो इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ होती है उसे संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, एवरीथिंग इज नाउन। और साथ में जो हमारे यहाँ साइको से जुड़ा होता है, माइंड से जुड़ी हुई कोई बातचीत हो, उसको भी हम संज्ञा में रखते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता चल गया। उसके बाद ये मैंने आपको वोकैब में भी करा के रखा है, उस बात को भी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने संज्ञा नहीं पढ़ा है टेल में तो वोकैब में मैंने ये डिफाइन किया था। उसके बाद विकारी शब्द में सर्वनाम भी आता है। क्या आता है, सर्वनाम। सर्वनाम वाले जो भी शब्द होंगे किस में आते हैं, विकारी। अब सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले में जो शब्द यूज किए जाते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि देखिए, जो विकारी शब्द होंगे, जब मैंने सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन बताई थी तो पहले मैंने हिंदी भाषा में कर्ता बताया था, सभी को पता होगा। फिर मैंने कर्म बताया था और लास्ट में मैंने क्रिया बताई थी। और आप लोगों को एक बात मैंने क्लियर करवाई थी कि कर्ता की जगह पर क्या आता है, कर्ता की जगह पर आपको संज्ञा और सर्वनाम ही देखने को मिलता है, कर्म की जगह पर भी संज्ञा और सर्वनाम ही देखने को मिलता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो शब्द अगर कर्ता की जगह यूज हो सकता है, जो कर्म की जगह यूज हो सकता है, वो विकारी ही कहलाएगा। आप सेंटेंस में भी बनाकर उसको चेक कर सकते हैं कि विकारी है या नहीं। ये भी दूसरा क्राइटेरिया रहा आपके साथ। फिर आगे जो शब्द आता है वो शब्द रहता है, उस शब्द को भी देखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। तो क्रिया भी एक क्या होता है, विकारी शब्द होता है। विशेषण, विशेषण जो है ये संज्ञा की विशेषता बताता है, अच्छा बुरा हो सकता है, ये भी किस में आता है, ये भी विकारी शब्द में आता है। तो ये जो था आज का लेक्चर था आपके सामने, जो मैंने बड़े अच्छे तरीके से रखा, क्योंकि अभी मेरी क्लास है तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसको ज़रूर कल करेंगे। एक बार सभी बच्चे बता दीजिएगा कि क्या आप लोगों को अच्छे से समझ आया। क्या थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ मैं ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या समझ आया? ये आपसे क्वेश्चन है। और अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। तो जो भी डाउट होगा मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। और साथ में जो भी बच्चे जुड़े थे, धन्यवाद। जय हिंद। चीज़ों को रिवाइज़ कीजिएगा, बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। हिंदी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम सिलेबस है। आप इसमें 20 में से 20 भी स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से आप पढ़ें तो इसलिए जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा फोकस जो कुछ एक कंसेप्ट वाले टॉपिक है उस पर करें। फिर कुछ एक जो लर्निंग्स बेस क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, लर्न करने का प्रयास करिए। कंसेप्ट बेस पर जो क्वेश्चन है उसको क्या करें, मेरे साथ करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।